अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर के नावल जन्नत के पत्ते की एपिसोड नंबर 37 का आगाज़ करते हैं। तुम बताओ क्या है असल वजह। उसने संजीदगी से सानिया को देखते हुए पूछा। वो जानता था कि वो ठीक कह रही थी, फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। असल वजह ये नहीं है जो तुम कह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम जब उन्हें बताओगे कि तुम सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि एक जासूस भी हो और वो इस पे रद्द अमल जाहिर करेंगे, तब भी तुम आधे घंटे में उन्हें मुतमईन और कायल कर लोगे। नहीं, मैं उन्हें कायल नहीं कर सकता। वो जानते बूझते कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे जासूस से नहीं करेंगे जिसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं हो, जो उनकी बेटी के साथ ना रहे बल्कि दूर किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरे नाम के साथ ज़िंदगी गुजारे, जो वहाँ मर भी जाए तो महीनों उनकी बेटी को पता ना चले कि उसकी कब्र कहाँ है। असियत से कहते हुए वो कुर्सी से ज़रा पीछे हुआ। आंखों के सामने एक रूह को ज़ख्मी कर देने वाला मंजर फिर से लहराया था। अंतालिया के कदीम शहर में उस बड़े से दलान के फवारे के साथ खड़ा घोड़ा और उसकी कमर पे ऊंधे मुंह लादा गया वो वजूद। उसने सर झटका। ऐसी कोई बात नहीं है, ये असल वजह नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? कदरे खुफकी से कहती वो बाहम मिली मुट्ठियाँ मेज़ पे रखती आगे हुई। तुम अपने मामूओं से डरते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेजारी से हाथ झुलाकर दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसी ही बात है, तुम अपने एहसास कमतरी से अभी तक छुटकारा नहीं पा सके कि वो तुम्हारे अब्बा का ताना देंगे और तुम उनके सामने सर नहीं उठा सकोगे। कम ऑन जहान, अब इस चीज़ से बाहर निकल आओ। जहान ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन जरा सी मोड़े दाएं बाएं देखता रहा। मुझे हैरत होती है कभी कभी तुम पे। इतना काबिल ऑफिसर, इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, एजेंसी के बेहतरीन एजेंट्स में से एक, फिर भी अपने अंदर के एहसास कमतरी से तुम नहीं लड़ सके। तुम अपने अब्बा की किसी जुर्म में शरीक नहीं रहे हो जहान। जहान उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो उसकी तरफ मतवज्जे नहीं था, वो कहीं और देख रहा था। सानिया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। लॉबी के दूसरे कोने में दो लड़कियां सोफों पे बैठ रही थीं। एक नीले लिबास में थी और दूसरी स्याह में। स्याह लिबास वाली दराज कद लड़की, जिससे स्याह लंबे बाल आगे कंधे पे दाएं तरफ को डाले हुए थे, काफ़ी खूबसूरत थी। सोफे पे बैठते हुए उसने दूसरी लड़की के हाथ से एक कैंडी पकड़ी और मुंह में रखी। दूसरी लड़की साथ ही कुछ कहे जा रही थी। जहान, सानिया ने उसे पुकारा। वो ज़रा चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। क्यों देख रहे हो ऐसे? ये पाकिस्तान है। वो न शर्मिंदा हुआ बल्कि दोबारा उन दो लड़कियों को देखा। सानिया, ये ब्लैक कपड़ों वाली मेरी बीवी है। ओह अच्छा। सानिया तजुर्बे और ज़हनी पुख्तगी के इस दर्जे पे थी कि बिना चौंके संजीदगी से इस बात में सर हिलाया। अच्छी है। तुमने बुलाया है इसे? नहीं, मैं तो खुद उसे देख के हैरान हो रहा हूँ। उसने लालमी से शाने उचकाए। आर यू श्योर ये वही है? हाँ, मैंने इसकी पिक्चर्स देख रखी हैं। सानिया ने अब के ज़रा एहतियात से गर्दन फेर कर उसे देखा। स्याह लिबास वाली लड़की को जैसे मिर्चें लगी थीं। कैंडी गालबन मिर्च वाली थी। उसकी आंखों में पानी आ गया और नाक सुर्ख पड़ गई। वो जैसे खुफकी से साथ वाली को डांटने लगी जो हंस रही थी। क्या वो तुम्हें पहचान लेगी? मालूम नहीं, मैं तस्वीरों के मामले में एहतियात बरतता हूँ, तो शायद नहीं। वो बहुत गौर से दूर बैठी लड़की का सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। इतनी नज़ाकत, उसे मायूसी हुई थी। ये यहाँ क्या कर रही है? वो जैसे खुद से बोला। पता करूँ? सानिया की बात पे उसने इस बात में सर को जंबिश दी। वो उठ गई। उसी वक्त स्याह लिबास वाली लड़की कलाई पे बंधी खड़ी देखती उठी थी। उन्हें शायद कहीं पहुँचना था। ये कहाँ पढ़ती है? सानिया ने जाते हुए पूछा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी शरीय इजलास 7वां सेमेस्टर। मम्मी की दी हुई मालूमात उसने जूं की तूं दोहरा दी। इसका नाम हया सुलेमान है।
ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان 2 لڑکیوں کے قریب گئی اور کی جانب بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کے انٹرس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی تھی، اور ان سے بات کر کے وہ فوراً واپس جہان کی طرف آنے کی بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تاکہ وہ لڑکیاں اس کی طرف دیکھ نہ پائیں جہاں جہان بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی اچنبے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا ہوا وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ دفتر اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اس لیے آئی ہوں۔ ثانیہ ان کے بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی گئی، اور جب کہ وہ لڑکی اندر جا چکی تھی وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ سے اس کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پہ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہو، سو اس نے بتا دیا۔ اچھی ہے ویسے۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے اس کے گھر آج؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ خرید کے لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ تم اپسیٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ، کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے، برن کافی زیادہ تھا۔ باغ کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے جل گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کا دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کی کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی، ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔ بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی بکھری مدھم سی تھی۔ باس فورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو اس کے بچپن میں اس کے ساتھ تھے۔ دادا ابا کے ساتھ ان میں سب سے زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا۔ دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے۔ وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ وقت سے قبل ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ان کی خرابی صحت تھی۔ فوج سے باعزت طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تبھی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے۔ ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا قدرے سستا ہوتا رہا۔ جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں۔
दादा ने तभी चंद पैसे जोड़कर जहांगीर के इलाके में ज़मीन खरीदी। वो खुशकिस्मती का दौर था। अब्बा ने बाद में उस जगह घर बनवाना शुरू किया। वो तब भी पैदा हुआ था। दादा की गोया आधी बीमारी दूर हो गई। वो तब बहुत खुश रहा करते थे। बाकी बच्ची आधी बीमारी के बेहतरीन इलाज की सहूलतों के बायस वो इस्तांबुल ना छोड़ सके। उस वक्त सल्तनत तुर्किया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। अभी पापा की हुकूमत आने में कई दहाइयाँ पड़ी थी। पापा यानी तैयब उर्दगान, मगर तुर्की तब भी खूबसूरत था। अब्बा वापस चले गए थे, मगर मम्मी और दादा वो उधर ही रहे। दादा बिगड़ती सेहत के बायस कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हासिल कर सके, सो घर के हालात कदरे ख़राब होते गए। कुछ अरसे कबल की खुशहाली रूठ गई थी। अब्बा की तनख्वाह पे गुजारा करना तो नामुमकिन सी बात लगती थी। तभी उसने मम्मी को काम तलाश करने और फिर नौकरी करते देखा। तब वो बहुत छोटा था। वो उम्र जिसमें मेहनत और मुशक्क़त के मानी समझ से बालातर होते थे। मम्मी एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजमत करने लगी। पता नहीं वो क्या काम करती थी, मगर मुल्क के बुरे हालात के बायस वो नौकरी उनकी तालीमी काबिलियत से कम ही थी। घर से जैसे किस्मत ही रूठ गई थी। दादा अब्बा को कारोबार में शदीद घाटा हुआ और नासाजी सेहत के बायस उनका काम करना ना करना बराबर हो गया। मगर वो काम फिर भी करते रहे। वो मेहनत करने वाले, मजबूत हाथों वाले, मुशक्क़त उठाने वाले आदमी थे। बज़ाहिर रौबदार लगते, मगर बात करने पे इतने मेहरबान और शफीक। जहान को वो कभी बीमार नहीं लगते थे। रोज़ सुबह वो उसे साथ लेकर वॉक पे जाया करते थे। वो थक जाता, दादा नहीं थकते थे। वो बहुत मजबूत, बहुत बहादुर इंसान थे। वो उसके आइजल थे, उसके हीरो। पर बुरा वक्त कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। तो एक रोज़ उसने दादा को अफसरदा देखा। जहांगीर वाला घर जो उन्होंने बहुत चाह से बनवाया था, उन्हें बेचना पड़ रहा था। दादा, हम वो घर क्यों छोड़ रहे हैं? जब वो वॉक के लिए बाहर निकले तो उनका हाथ पकड़कर चलते हुए उससे गर्दन उठाकर उनको देखते हुए पूछा। उन्होंने मलाल से उसे देखा, मगर बोले तो आवाज़ मजबूत थी, ये घर बहुत बड़ा है, हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा। इसको बेचकर हम कोई छोटा घर ले लेंगे। क्या हम नया घर खरीदेंगे? नहीं बेटा, हम अभी इसके मुतहम्मिल नहीं हैं। मगर ये बात तुम अपनी माँ से मत करना। तुम तो जानते हो, ये जानकर वो गमगीन होंगी। क्या तुमको राज रखने आते हैं मेरे बेटे? उसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। जी दादा, मुझे राज रखने आते हैं। फिर उन्होंने जहांगीर छोड़ दिया और वो समंदर किनारे एक कदरे खस्ता हाल जगह पे आ बसे। यहाँ उनका घर छोटा और पहले से कमतर था। किराए का घर तब उसके करीब फैला साहिल समंदर आज की तरह खूबसूरत पुख्ता फुटपाथ से मज़य्यन नहीं होता था, बल्कि वहाँ पत्थरों का कच्चा पक्का सा साहिल था। बगले हर वक्त वहाँ फड़फड़ाते हुए उड़ा करते थे। दादा कहते थे इस्तांबुल मस्जिदों का शहर है, मगर जहान को वो हमेशा बगलों का शहर लगता था। अपने घर की बालकोनी से वो उन बगलों को अक्सर देखा करता था। शाम में वहाँ बैठकर वो उनको यूँ शुमार करता जैसे लोग तारे शुमार करते थे। वो थक जाता, मगर बगले ख़त्म ना होते। वो अब भी सुबह दादा के साथ बास पोर्ट्स किनारे पे वॉक पे जाया करता था। वो अपनी बीमारी के बावजूद बहुत तेज़ तेज़ चला करते थे। जहान बगलों के लिए रोटी का टुकड़ा पकड़े उनकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगा रहता, मगर वो हमेशा आगे निकल जाते, फिर रुक जाते और तब तक ना चलते जब तक वो उनके साथ ना मिलता। आप रुकते क्यों हैं? वो तंग कर पूछता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, पीछे ना रहे। वो उसे हमेशा मेरा बेटा कहते थे। बहुत बाद उसे महसूस हुआ कि वो अपने असल बेटे को बहुत पसंद नहीं करते। अब्बा अरसे बाद आया करते और जब भी आते दादा के साथ तल्ख कलामी ज़रूर हो जाती। मम्मी अब किसी जगह से कपड़ों पे मुख्तलिफ़ किस्म के मोतियों का काम सीखती थी, साथ में नौकरी। अब्बा उनसे भी लड़ते, मगर उसने हमेशा अपनी माँ को सब्र शुक्र करके खामोशी से अपना काम करते देखा था। वो अब्बा को बहुत रसान से जवाब देकर उन्हें खामोश करा देती और साथ साथ अपना काम करती रहती। मम्मी और दादा ये दोनों अफराद कभी फारिग नहीं बैठते थे।
बेकार रहना ये लफ्ज़ उनकी लुग़त में नहीं था। बहुत बचपन से वो उनकी तरह बनता गया, अब उसे काम की आदत पड़ गई। वो फिर उसे फारिग बैठने का मतलब भूल गया। उससे बस इतना मालूम था कि वो वर्किंग क्लास लोग हैं, उन्हें हर वक्त काम करना है। फारिग सिर्फ उन लोगों को बैठना चाहिए जो अमीर हों और जिनके पास हर सहूलत मैसर हो, जैसा कि उनके मामू के लोग। वो उनसे तभी मिल पाता जब कभी शादो नादर तुर्की को आते वो उससे हमेशा नापसंद रहे थे। उनके दोनों बड़े मामू रोबदार, दबंग और मगरूर से थे। उनके सामने बैठकर ही लगता कि वो बहुत शाहाना किस्म के लोग हैं, जबकि वो दादा और मम्मी बहुत गरीब और मामूली इंसान हैं। उससे मम्मी के बड़े मामू के सामने सख्ती से इस नफ़ी में सर हिलाते, जैसे इनकार करते या मना करते हैं। देखा था। मम्मी इस तफसार पे कुछ न बताती। दादा से पूछा तो उन्होंने बता दिया, वो तुम्हारी मम्मी को पैसे देना चाहते हैं मगर वो नहीं लेती। क्यों? वो हैरत से सवाल करता था। जब इंसान के पास दो हाथ सलामत हों तो उसकी इज्जत किसी से कुछ ना लेने में ही होती है। जो हाथ फैलाता है मेरे बेटे, वो अपना सब कुछ खो देता है। दादा कहते थे इंसान को इज्जत से जीना और वक़ार से मरना चाहिए। जैसे दादा थे बहुत इज्जत वाले, और जैसे मम्मी थी मेहनत करके मुशक्क़त करके ज़िंदगी बसर करने वाले लोग। मगर पता नहीं क्यों अब्बा ऐसे ना थे। वो 8 बरस का था जब अब्बा एक रोज़ तुर्की आए। तब वो एक आला ओहदे पे पहुंचकर काफ़ी बेहतर कमाने लग गए, मगर तब भी उनके हालात ना बदल पाए। अलबत्ता इस बार उसने पहली दफ़े अब्बा और दादा को लड़ते हुए सुना, बुलंद आवाज़ से गुस्से से बहस करते। वो बहुत डर गया था। मम्मी उस वक्त घर पे नहीं थी। अब्बा लड़ झगड़ कर सामान पैक करके बाहर चले गए और दादा अपने कमरे में जाकर लेट गए। रात वो डरते डरते खामोशी से दादा के कमरे में आया। वो चुपचाप लेटे थे, लिहाफ ओढ़े छत को तकते। उनका चेहरा पीला सफ़ेद और सुता हुआ था और आंखें गुलाबी पड़ रही थीं। दादा, वो धीरे से उनके पास आ बैठा। उसके समझ में नहीं आया उन्हें क्या हुआ है। उसने पूछा कि क्या वो ठीक हैं, उन्होंने खाना खाया है, उनको कुछ चाहिए। दादा अब्बा नम आंखों से उसे देखते नफ़ी में सर हिलाए गए। तुम्हें पता है जहान, अपने बूढ़े हाथों में उसका छोटा सा हाथ थाम कर वो उसकी आंखों में देखते कहने लगे, सुल्तान टीपू को जिसने धोखा दिया था वो मीर सादिक था। उसने सुल्तान से दगा किया और अंग्रेज़ से वफा की। अंग्रेज़ ने इनाम के तौर पे उसके कई पुश्तों को नवाजा, उन्हें महाना वजीफ़ा मिला करता था। मगर पता है जहान, जब मीर सादिक की अगली नस्लों में से कोई न कोई हर माह वजीफ़ा वसूल करने अदालत आता तो चपड़ासी सदा लगाया करता था, मीर सादिक गद्दार के गुस्सा हाजिर हूँ। एक आंसू उनकी आंख से फिसला और तकिए में जज्ब हो गया। मेरे बेटे, मेरी बात याद रखना, जैसे शहीद कब्र में जाकर भी सैकड़ों साल जिंदा रहता है, ऐसे गद्दार की गद्दारी भी सदियों याद रखी जाती है। उनके इख्तिताम पे फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि इंसान तारीख़ में सही तरफ था या गलत तरफ पे। फिर उन्होंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसे आज भी याद था, दादा के हाथ उस रोज़ कँपकँपा रहे थे। मेरे बेटे, मुझसे एक वादा करो। उसने इस बात में सर हिलाया। ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, मगर तुम इसका खा रहे हो। कभी इसको नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन वो जो तुम्हारा मुल्क है ना, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है और तुमसे कुछ नहीं लिया, उसका कभी कोई कर्ज आ पड़े तो उसे उठा लेना। मैं वो बोझ नहीं उठा सकता जो तुम पे आन पड़ा है, तुम उसे उठा लेना। फिर उन्होंने लिहाफ में जैसे जगह बनाई, आओ मेरे पास लेट जाओ। वो वहीं दादा के बाजू में लगा, उनके लिहाफ में लेट गया। दादा बहुत गर्म हो रहे थे, उनका बिस्तर भी गर्म था। उसकी आंखें बंद होने लगी, वो सो गया। सुबह वो उठा तो दादा फौत हो चुके थे। उस रोज़ वो बहुत रोया था, मम्मी भी बहुत रोई थी। उसने पहली बार जाना था कि मौत क्या होती है, मौत की शक्ल और हैबत क्या थी। वो कुछ नहीं जानता था सिवाय उसके कि मौत बहुत सर्द होती है, दादा के जिस्म की तरह। उसने बहुत बार उनका माथा, उनकी आंखें और
के हाथों को छुआ। वो बर्फ हो रहे थे, सर्द और साके। उसी शाम एक समंदरी बगला उनकी बालकोनी में आ गिरा। वो जख्मी था। जब तक उसने देखा वो मर चुका था। जहान ने उसे दोनों हाथों में पकड़कर देखा। वो भी सर्द था, सर्द और सख्त। यही मौत थी। अब्बा उनके साथ नहीं थे। वो कहाँ थे उसे नहीं मालूम था। बस मम्मी और वो दादा को पाकिस्तान ले आए थे। वहीं उनको दफनाया गया। वहीं वो अपनी नींद चा सोए। मगर अब्बा का कोई नाम निशान ना था। मम्मी उन दिनों बहुत गमज़दा रहती थी। गम बहुत थे, मगर तब वो उनकी शिद्दत को नहीं समझता था। वो अपने बड़े मामू के घर था जब एक रोज़ मम्मी ने उसे बताया कि वो उसका निकाह मामू की बेटी से कर रही है। क्यों? उसने अपना पसंदीदा सवाल किया। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि शायद हम फिर यहाँ ना आ सकें। मैं चाहती हूँ कि ताल्लुक़ की डोर बंधी रहे, मेरे भाई मुझसे ना छूटे। मम्मी ने और भी बहुत कुछ कहा था, मगर उसे याद नहीं था। उसे सिर्फ दादा की बातें याद थीं। मामू का घर, मुमानिया, उनके बच्चे, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वहाँ रहकर उसे मज़ीद एहसास दिलाया जाता कि वो उनसे कमतर है। वो बहुत हसास होता जा रहा था। उसे याद था वो उस रोज़ फुरकान मामू के किचन में पानी लेने आया जब उसने अपने से थोड़े से बड़े बड़े दावर को गुस्से से फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते देखा। नहीं, मुझे अंडा ही खाना है। साइमा मुमानी उसके इसरार करके मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बिगड़े अंदाज में जिद कर रहा था। क्यों अंडे ख़त्म हो गए हैं? मेरे लिए अंडे क्यों नहीं बचे? दफ्तर उसकी निगाह दरवाजे में खड़े गहरे भूरे बालों वाले लड़के पे पड़ी तो उसकी आंखों में मज़ीद गुस्सा जर आया। ये लोग हमारे घर के सारे अंडे खा जाते हैं। ये क्यों आए हैं हमारे घर? बस करो दावर, कोफ्तों में डाल दिए थे इसलिए ख़त्म हो गए। मैं मंगवा दूंगी अभी। मुमानी ने पता नहीं उसे देखा था या नहीं, मगर वो फ़ौरन पलट गया। उसे अपने अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई थी जो अंडे की ज़रब लगाकर तोड़ने की होती है, जो किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने की होती है। उस रोज़ खाने में नरगिसी कोफ्ते बने थे। उसे कोफ्तों में अंडे दिखाई दिए तो उसने प्लेट परे कर दी। रात को भी उसने खाना नहीं खाया। उसका अब मामू के घर किसी भी शय को खाने को दिल नहीं चाहता था, अंडे तो कभी भी नहीं। मम्मी रात को बहुत हैरत से वजह पूछने लगी तो उसने साफ साफ वो बता दिया जो सुबह हुआ था। मम्मी चुप हो गई। फिर उन्होंने उसे टोस्ट और साथ कुछ और ला दिया। जितने दिन वहाँ रहे उसने अंडों को हाथ नहीं लगाया। मम्मी ने एक दफ़ा भी स्टार्ट नहीं किया। वो पहले से भी ज़्यादा गमज़दा लगती थी। वो वापस आए तो चंद रोज़ बाद अब्बा भी आ गए। वो अब उनके साथ रहते थे, मगर घर का माहौल बहुत तल्ख और ख़राब हो गया। मम्मी और अब्बा की अक्सर लड़ाई हो जाती। अब्बा ही बोलते रहते, मम्मी खामोशी से काम किए जाती। उसने भी अपनी माँ की आदत अपना ली। वो भी खामोशी से मम्मी का हाथ पटाता रहता। फिर जल्द ही उन्होंने इस्तांबुल छोड़ दिया। सिर्फ एक घर, एक शहर नहीं, उन्होंने बहुत से घर, बहुत से शहर बदले, जैसे किसी से भाग रहे हों। किसी और से क्यों वो नहीं जानता था, मगर उसने अब्बा को फिर हमेशा परेशान और मुस्तरिब भी देखा। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, वो 10 बरस का था जब उसने जान लिया कि अब्बा किससे भागते थे, और उसने तब जाना जब उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी देखा। इन दिनों वो अंताकिया में थे। अब्बा के एक दोस्त के फार्म हाउस में 2 कमरे उनके पास थे। मम्मी उन लोगों के बाड़े और खेत में काम करती थी। वो फसल के दिन थे। अंताकिया में कटाई की मौसम की खुशबू बसी थी। फार्म की छत पे चढ़कर देखो तो दूर शाम की सरहद बाढ़ दिखाई देती थी। वो अक्सर वहाँ से शाम की सरजमीन को देखा करता था, मगर उस रात वो सो रहा था। जब उसने आवाज़ सुनी वो एकदम उठ बैठा। मम्मी उधर नहीं थी। उनको आज रात देर तक फसल का काम निपटाना था, वो जानता था।